हम एक सवाल आपके सामने पेश करते हैं, इसको हम जूम भी करते हैं, बट इस सवाल के अंदर अगर मैं आपको कहूं, वो कह रहा है एनालाइज करें ऊपर वाली सिचुएशंस और इस एनालिसिस में मुझे ये बताएं कि क्या आपको ऊपर फ्रॉड दिखता है या एरर दिखता है। सही जी, तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले, यू आर दी ऑडिट मैनेजर ऑफ अल सलाम पाकिस्तान लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2003। ASPL is engaged in the manufacture of wide range of plastic products. While reviewing the initial work performed by the audit team, the following matters have come to your notice. Pehla, the quantity of material scrapped during the year is materially different from the quantity of scrap sold. The company records show nil balance both at the beginning and the close of the year. No reconciliation for the difference has been provided by the company. आप इसको लिख के बताएं मुझे चुपचाप अपने हिसाब से कि क्या ये फ्रॉड है या एरर है, along with the justification. क्योंकि एक चीज आप क्लाइंट पे जाएंगे, आप क्लाइंट पे देखेंगे यार ये हुआ हुआ है, अब फिर आपने डिसाइड करना है कि ये जो हुआ हुआ है क्या ये फ्रॉड की अलामत है या ऑनेस्ट मिस्टेक है, एरर की अलामत है। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? एक चीज आपको हीवी मिल गई, अब क्या ये फ्रॉड की अलामत है या एरर की अलामत है? अगर फ्रॉड की अलामत है तो फिर ये बताएगा फ्रॉड रिस्क फैक्टर, ये फ्रॉड बन जाएगा। तो आप सोचें कि एक चीज फ्रॉड कब होगी, एक चीज एरर कब होगी। मैं आपको हिंट दे देता हूं, एक चीज नहीं, अभी पूछना कुछ नहीं है, सुनना है। एक चीज एरर तब होगी जब उसके पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मौजूद हो और हम देख के बोलेंगे यार ये सही कर ले। एक चीज फ्रॉड तब होगी जब उसके पीछे के डॉक्यूमेंट्स ही गायब हो। अब आप बेहतर समझते हैं, आप मुझसे ज्यादा अक्लमंद हैं, इस सोच के बेस पे ये लिख के बता दें। पहला पॉइंट, ऑनलाइन वाला गेम समझ आई? जल्दी बताओ, बात समझ आई कि एक चीज फ्रॉड और एरर में फर्क समझ आ रहा है? गुड, लिख के बताएं। अच्छा जी मुस्तफ़ा, गुड। और खजर लिखते हैं द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल स्क्रैप्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ स्क्रैप सोल्ड एंड नो रिकंसिलिएशन इज प्रिपेयर्ड। इट सीम्स टू बी अ फ्रॉड बिकॉज मैनेजमेंट हैज नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर इट एंड इट इज गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द मैनेजमेंट टू यूज द प्रोसीड्स ऑफ स्क्रैप। ओके, अच्छा देखो, हमें इतना आगे नहीं लिखना, हमें सिर्फ ये बताना है, सिचुएशन तो पिक कर ली। द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल स्क्रैप्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ स्क्रैप सोल्ड and there is no supporting documents or reconciliation behind it. This indicates a fraud risk factor because it is not supported by any reconciliation. यहाँ पे क्या क्या आप निकल गए क्योंकि फ्रॉड है। क्योंकि आप कह रहे हैं अगर ये एरर होता तो आपके पास पीछे कोई रिकॉर्ड होता ना, तो जब रिकॉर्ड ही नहीं है, और फ्रॉड की तो एक मतलब खसलत ही यही है कि पीछे से रिकॉर्ड्स क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। यहाँ पे तो वो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पे अलिशबा लिखती हैं दिस इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर एज देयर इज नो रिकंसिलिएशन फॉर द डिफरेंसेस प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। अच्छा, प्रोवाइडेड बाय द कंपनी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने कोई डिफरेंस प्रोवाइड नहीं किया, आपने खुद पकड़ा है। सही है, आगे। अच्छा, नो एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट। ओके, रोशनी लिखती हैं कि द क्वांटिटी ऑफ स्क्रैप मटेरियल इज मटेरियली डिफरेंट फ्रॉम द स्क्रैप सोल्ड एंड नो रिकंसिलिएशन मेड, दिस रिप्रेजेंट अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज सीखो, सही करो। यहाँ पे फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं है, फ्रॉड है। बात समझ आई? तो यहाँ पे फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं लिखना, यहाँ पे आप बोलेंगे या तो फ्रॉड है, हाँ, दिस इंडिकेट्स फ्रॉड, दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ फ्रॉड बिकॉज देयर इज नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और रिकंसिलिएशंस बिहाइंड इट। तो आप ये बोलेंगे ना, भाई उसने आपसे पूछा है क्या, रिक्वायरमेंट तो समझो। वो कह रहा है या तो आपको ये फ्रॉड लग रहा है या एरर लग रहा है। ओके, गुड। उषा लिखते हैं कंपनीज रिकॉर्ड शो नील बैलेंस एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर व्हिच लीव्स नो प्रूफ टू वेरीफाई द सेल ऑफ स्क्रैप और दिस क्वांटिटी, देयरफॉर इट लीड्स टू बी अ फ्रॉड एंड इट कैन नॉट बी रिकंसाइल्ड। एज निम्रा लिखती हैं नो रिकंसिलिएशन द डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, दिस इंडिकेट फ्रॉड ड्यू टू मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। ये सही लिखा है, ये गेम कर दी ना इन्होंने, बोला कि दिस इंडिकेट फ्रॉड्स एज दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। मिस एप्रोप्रिएशन ऐसे क्योंकि चोरी हो गया ना, उसके पास आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है। यानी गेम ये है कि आपने स्क्रैप किया था कोई 200 मिलियन का माल,
और आपको बिकता हुआ दिखता है 140 मिलियन, तो बाकी 60 कहाँ गया? उसका रिकन्सिलिएशन नहीं है। तो वेरी गुड ट्राई। अच्छा यहाँ पे भी तो सुन लूँ मैं, आप सुनाओ। वेरी गुड यार, बिल्कुल सही। यानी अब इसमें देखो, हमारे लिए एक इजी तरीका है कि भाई आप हमें बता दें कि ये फ्रॉड है या एरर है। हमने कहा सर ये रहा। इसमें हमने देखा इन द एब्सेंस ऑफ एनी valid explanation from the management, it would be considered as a misappropriation of asset fraud as it seems to involve the theft of entity। यानी ये लग रहा है कि एंटिटी के एसेट्स क्या हो चुके हैं? चोरी हो चुके हैं, क्योंकि इसके अगेंस्ट में हमारे पास कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है। क्लियर है? अच्छा अब देखो, जैसे निम्रा ने मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट वाली बात लिखी ना, ये वही बच्चा लिख सकता था जिसने एक बार बुक रीड की है, लिखा था ये। गुड। और कोई सुनाओ, सुना दे यानी। अच्छा यहाँ पे अगर हम ये कहें कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये वर्ड लिखना गलत होगा। रीजन समझो इस बात का। अपॉर्चुनिटी तब होती है जब खुली चीज सामने पड़ी हो, चोरी हो जाए। बात समझ आ रही है? यहां पे तो मेरे ख्याल से कोल्यूजन हुआ है। आप बात समझे ना? हम तो सिंपल ये लिख देना कि दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी एज देयर इज नो रिकंसिलिएशन एट द बैक ऑफ इट। खत्म हो गई बात। क्लैरिटी है? चलें जी। अच्छा भाई मुजीब लिखते हैं देयर इज नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल टू रिकंसाइल द डिस्पोजल ऑफ एसेट। अच्छा देखो, अपनी अंग्रेजी यूज नहीं करना, डिस्पोजल ऑफ एसेट नहीं लिखना, स्क्रैप लिखो जो सवाल में लिखा हुआ है। सही एग्जैक्ट वो वर्ड यूज करो। ऑल्सो नो रिकंसिलिएशन इज अवेलेबल। अच्छा देखो, नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, नो रिकंसिलिएशन, आप डुप्लीकेशन कर रहे हो, तो एक ही बात लिखो ये, इट मे लीड टू कमिट फ्रॉड, इट मे लीड टू नहीं। आपने फिर कंक्लूड करना है सवाल में, यहाँ पे मे नहीं होगा, या तो फ्रॉड है या तो नहीं है, या तो एरर है। और वो आपको पता लगेगा हालात वाकयात के हिसाब से। क्लैरिटी है जानी? जल्दी बताओ। अच्छा ऑनलाइन वाला तुम सब ये बताओ, ये कंक्लूड हो गया था कि ये फ्रॉड है जस्ट बिकॉज ऑफ के कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या रिकंसिलिएशन मौजूद नहीं है। अगला, सेल्स फॉर द ईयर हैव इंक्रीज बाय 7% ओवर द प्रीवियस ईयर। पिछले साल के मुकाबले में 7% सेल्स क्या हो चुकी है? अच्छा, however it has been noted that sales in the last 2 weeks of June 2010, अब ये आपने लिखना है, फिर बोलना नहीं, अपने हिसाब से लिख के बताओगे। Last 2 weeks of June 2010 have been exceptionally high and it represents 15% of the annual sales। यानी पूरे साल की सेल को एक जगह रखो और सिग्निफिकेंट, तो आप फिर सोचेंगे क्या है? The audit working paper carry the following observation respect of the, यानी जब हमने ऑडिट किया था तो ये हमें बातें पता लगी। 70% of the sales in last 2 weeks of June were made to 2 new customers whose credit assessment has not been formally documented। तो आपने तो इंटरनल कंट्रोल भी किया है मेरे साथ, तो किसी कस्टमर को उधार पे ऐसे ही भेज देते हैं या क्रेडिट लिमिट सेट और चेक होती है? अच्छा अगर ये चीज हटा दूं तो क्या हम कह सकते हैं कि यहां पे कंट्रोल ओवरराइड हुआ है? कंट्रोल क्या हुआ है? ओवरराइड हुआ है। तो आप ये देखें ना, तो इसमें से ये चीज हट गई है। आगे, a significant portion of the goods sold to the above referred customer were returned in the first week of July। तो ये मेरे पास सही लग रहा है मुझे कि भाई गुड्स बेचे वापस आ गए। चलो खैर, मैनेजमेंट बोनसेस आर लिंक्ड टू ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। तो आप बेहतर जानते हैं, अंग्रेजी लिख के बताएं और सुनाएं जल्दी से। क्या करूं? इसको इतना रखूं ना, सही है। यस बिल्कुल, अब तो जो आपके पास हथियार हैं सब इस्तेमाल करना है, क्योंकि बी के सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे आई बिलीव इसमें। नहीं, ये आपके कैफ का है। फाइनल में फ्रॉड अलग से नहीं आता, फाइनल में रिस्क के सवाल में छुप के आता है। सही है? तो फाइनल के सवाल में रिस्क का एक सवाल आता है, इसमें एक्सपेक्टेड है इस बार कि तुम्हारे पास भी है। हाँ, जैसे एक एनालिटिकल के लिए आपको बैलेंस शीट दे देगा, प्रीवियस, करंट और पीएनएल। आप डेटर टर्नओवर डेज निकालेंगे, रिसीवेबल का रिस्क आ जाएगा। सही है ना? हाँ, तो फिर आपको बोलेगा सेल्स जो आई हुई है, नीचे डेटा दे देगा। बात सुनो, पहले सुनो इधर, ये दिमाग चल गया मेरा इस बात पे, तो सुनो सवाल कैसे बन सकता है। सेल्स का डिफरेंस दे देगा,
सही है जी। अच्छा, एक बेवकूफ बच्चा जो रट्टा लगा के जाएगा ना, वो सेल्स नहीं, सेल्स ओवर स्टेटमेंट नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ सेल्स आपके से 5% से इंक्रीज हो रही होगी, सेल्स आपकी 5% से इंक्रीज हो रही होंगी, पर नीचे लिख के देगा कि 35% ऑफ द सेल्स हैव बीन रिकॉर्डेड नियर ईयर एंड, सही, एंड सब्सिक्वेंटली रिटर्न। तो आपसे पूछेगा दिस प्लीज इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन, और देख के बताओ कि कौन कौन से रिस्क हैं। वो ये नहीं बोल रहा फ्रॉड रिस्क, कौन कौन से रिस्क हैं, तो आप बोलेंगे दिस इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर एज इन्फ्लेटिंग सेल्स एट द ईयर एंड एंड दैट हैज बीन सब्सिक्वेंटली रिटर्न, दिस इंडिकेट्स अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। तो आप ऑडिट को इन इट्स इंटायरिटी देखो ना, ये तो नहीं है फ्रॉड का अलग से सवाल आएगा, भाई वो रिस्क में डाल कर दे देगा। तो आपने फ्रॉड रिस्क फैक्टर याद करना है, चलते फिरते दोस्त से पूछ ले बताइए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो याद होगा, सवाल में देख के पिक हो जाएगा ये फ्रॉड है। बात समझ आई? प्रैक्टिकली भी यही होता है कि मैं जब एनालिसिस करता हूं ना, मैं उससे बोलता हूं लेजर दे मुझे, मैं खुद पाइवट टेबल लगा के अलग कर लेता हूं मंथ की सेल। तो मैं बोलता हूं भाई इस महीने में ऐसा क्या हुआ था जो तुमने सारी सेल यहां बुक की हुई है, तो उसके बाद वैलिड एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। लेट से गर्मियों के महीने में, जून के महीने में आइसक्रीम की सेल डबल हो गई, तो क्या ये अनयूजुअल है, यूजुअल है? तो फिर ऐसा भी नहीं हो कि ऊपर लिखा हुआ हो कि आइसक्रीम कंपनी है और तुमने बोल दिया फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। बात समझ आ रही है? तो आपने आंकड़े मैच करने हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी में ये भी तो था कि एंटिटी के ऑपरेशन समझो। अब ऑपरेशन है जून में, उसकी सेल ट्रिपल हो गई है, तो भाई होनी चाहिए, क्योंकि कौन सी काम करती है वो, आइसक्रीम का। अब एक कंपनी है जो आइसक्रीम बेचती है, दिसंबर में ट्रिपल सेल हो गई, तो क्या ये सही बात है या इसका रिलेशन सही नहीं है? रिलेशन इनएप्रोप्रिएट। तो वही तो है कि पूरे ऑडिट को शुरू करने से पहले तो आप इदारे को समझते हो, फिर इदारे के अंदर चीजें देखते हो क्या चल रही हैं। क्लैरिटी है? चलें जी, खैर फीड करता हूँ क्योंकि यहाँ पे फीडबैक भी देना होगा ना। रोशनी लिखती हैं इन दिस सिनेरियो मैनेजमेंट इन्फ्लेट द सेल्स, मैनेजमेंट इन्फ्लेट नहीं, मैनेजमेंट हैज इन्फ्लेटेड, क्योंकि ये हो चुका है, सही है। इन्फ्लेटेड सेल्स इन द लास्ट 2 weeks ऑफ द जून विच इंडिकेट फ्रॉड। Moreover, the sales were made without assessing the correct limits and significant portion of sales written by the management to prepare fraud. Okay जी. Furthermore, there is opportunity to commit. नहीं, opportunity तो नहीं है, incentive है। मैं कैसे कह रहा हूँ incentive है? Very good. Further आप लिखेंगे further. There is incentive to commit fraud because the management bonuses are linked to the company's performance. So all these factors indicate this is a fraud. 70% of the sales are being recorded in the last 2 weeks of June. अच्छा, मैं आपका रिपीट भी करूंगा ना, ये लिखा 70% of the sales are recorded in the last 2 weeks of June Without any credit assessment. without any credit assessment. बिल्कुल And a significant portion of those are returned subsequently. सही है, Furthermore, which indicates the possibility of fraud. which indicates a possibility of fraud. Furthermore, management bonuses are also linked with operating performance. Furthermore, the management bonuses are also linked with operating performance. Indicating that management may have overstated the sales. May have overstated नहीं बोलोगे, this indicates that the management have incentive to commit fraud. तो वो कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ पे जैन लिखते हैं सर प्रेशर नहीं होगा, यहाँ पे कहीं प्रेशर लिखा हुआ है या प्रेशर की ऐसी कोई बात है, या यहाँ पे फ्रॉड होगा जस्ट अपने फायदे के लिए फ्रॉड होगा? अच्छा, यहाँ पे प्रेशर कब होता है, कोई एग्जाम्पल दो। नहीं, जब एम्फेसाइज होता ऊपर से, कुछ भी हो जाए आपने अचीव करना है, तो ये प्रेशर होता। ये रिव्यू वाला फेज है ना, तो इसमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर थोड़ी डायरेक्ट फ्रॉड आएगा। तो वही तो कह रहा हूँ, तभी तो बोला मैनेजमेंट ऑल्सो हैव एन इंसेंटिव टू कमिट फ्रॉड, तभी तो ये क्या लग रहा है, फ्रॉड। सही है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे हम अगर देखें तो अलीजबा लिखते हैं सिंस द सेल्स फॉर द ईयर हैव बीन इंक्रीज बाय 7% ओवर द प्रीवियस ईयर एंड 70% ऑफ द सेल्स हैव बीन बुक्ड इन लास्ट 2 weeks ऑफ द जून to a new customer whose credit assessment has not been made. In addition, significant portion of goods sold were returned by the customer. ये पूरे factors आपने लिख दिए, सही है जी। All of this constitutes a fraud due to incentive as the bonuses of the management are linked to the company's performance. Very good. अच्छा, जैनब लिखती हैं exceptionally high sales and sales to customer whose credit limit is not set. अच्छा देखो, जैनब ने यहाँ पे summarize अच्छा किया, you can also summarize. उन्होंने लिखा एक्सेप्शनली हाई सेल्स नियर द पीरियड एंड
एंड विदाउट एनी क्रेडिट असेसमेंट, आपने पूरी 2-3 लाइनों को एक लाइन में कर दिया, खुद देखे ना, एक्सेप्शनली हाई सेल्स नियर द पीरियड एंड without any credit assessment, without any, and subsequent return of those goods indicates this is a fraud, because management's bonuses are also linked to the company's performance. कहानी खत्म, आपका फ्रॉड हो गया. तो ऐसा भी तो नहीं है कि उसने कसीदे लिखे हुए तो हम कसीदे रिपीट करें. अगेन हमें उसको थोड़ा सा समराइज करना पड़ेगा अपना आइडिया कन्वे करने के लिए. पहले तो बात समझ आई. अगर उसने फ्रॉड इज फैक्टर एक चुनना सा आधी लाइन का लिखा हुआ तो यू कैन रीप्रोड्यूस इट. बट देखो इन्होंने वेरी गुड अटेम्प्ट. तो हम इसका भी रीड कर लेते हैं पूरा. खैर आगे तो मैंने अपनी तरफ से बोल दी थी. इन्होंने ये लिखा हुआ है एक्सेप्शनली हाई सेल्स एंड सेल्स टू कस्टमर हुज क्रेडिट लिमिट इज नॉट सेट is a risk factor and it's case of fraudulent financial reporting. Management bonuses are linked with the performance of the company is also a risk factor as management has pressure. नहीं यहाँ पे बन मार दिया ना, मैनेजमेंट का प्रेशर है, इंसेंटिव है, इंसेंटिव है. तो खैर ये तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम सही होगा जब तक ट्यूनिंग हो तुम्हारी लिखने की. फरिया एक्सेप्शनली हाई सेल्स इन लास्ट 2 weeks and of which 70% of 2 new customers with no formal credit assessment, of which significant portion of goods sold returned after the year end and management has incentive. This is considered to be a fraud due to fraudulent financial reporting. Okay जी, गुड. यासर लिखते हैं कि रिकॉर्डिंग of significant sales near the period end which constitute of 2 new customers. नहीं, यहाँ पे इंग्लिश का बंड मार दिया. आप बोलेंगे recording of significant sales at year end and selling to those customers whose credit assessment has not been made. तो अंग्रेजी का जुमला पूरा बनाओ, ऐसा नहीं जल्दबाजी में लिख दिया. आप सोचेंगे लिख क्या रहे हैं, पढ़ने वाले को समझ क्या आएगा, तो ऐसे करना है. सही है यहाँ से. अच्छा भाई मुस्तफ़ा, यहाँ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स वाला. अच्छा भाई देखो, अब कहा कह रहे हैं कि सर यहाँ मैं लिख सकता हूँ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स. क्या उसने ये पूछा है? क्या उसने ये लिखा है कि आप बताएं इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के किस अजर्शन पे क्या इंपैक्ट आएगा? ये तो नहीं पूछा है ना. तो वो तो अच्छा ये कब बताते? जब रिस्क के सवाल के साथ आता. नहीं, जब रिस्क के सवाल के साथ आता. मैंने अभी जो एग्जाम्पल दी थी ना आपको, रिस्क के सवाल में आ गया तो आप बता देंगे इसमें यहाँ ये रिस्क हो सकता है. इसमें बताऊं अल्लाह की कसम, ओवर स्टेटमेंट और रिसीवेबल का भी रिस्क होगा. रिसीवेबल है ही नहीं वो. तो यही तो गेम है, यानी ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स और रिसीवेबल दोनों का रिस्क होता. पर ये कब होता? जब वो नॉर्मल रिस्क का सवाल आता, वो बोलता है इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन और रिस्क बताएं और उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बताएं. तो फिर गेम आती. यहाँ पे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इंपैक्ट पूछ रहा है या वो ये पूछ रहा है कि ये बता दो फ्रॉड है या एरर है? बात क्लियर है. खैर अब अगर मैं यहां पे आपने इसको अपना आइडिया कन्वे करना है भाई. हाँ भाई, इसमें लिखा हुआ है इट इज अ केस ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज इट सीम्स दैट मैनेजमेंट हैज ट्राइड टू इन्फ्लेट द सेल्स इन ऑर्डर टू रिसीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर. ऐसी बात है, उसने सेल्स को इन्फ्लेट करने की कोशिश की ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर को क्या करे, रिसीव कर सके, बेवकूफ बना सके. आगे, एन अपेरेंट इंटेंशन बिहाइंड दिस एक्शन इज द मैनेजमेंट बोनसेस व्हिच आर लिंक्ड टू ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. ये समराइज वे में क्या क्या निकल गया, बात क्लियर. पर अल्टीमेटली बात वही है, अगर आप यही चीजें ऑल टुगेदर अपने जवाब में भी इनकॉर्पोरेट करें तो आपके मतलब इससे ही मिलते हैं. पर अगेन आई एम नॉट हियर कंसर्न्ड अबाउट के वर्डिंग मैच हो, आइडिया मैच होना चाहिए. और जिस बच्चे ने आइडिया के बोला कि भाई ईयर एंड पे बुक हुई, सेल्स वापस हो गई, तो ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है. अच्छा, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहना और टेम्पटेशन के सेल्स इंक्रीज हो जाए, दोनों में बात एक ही है. बात क्लियर है ना. तो इस तरीके से कह लो, उस तरीके से कह लो, आइडिया सेम है. क्लियर है. तो ये मैं बैठा हूं सही करने के लिए. सर इसमें हम मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल वाली बात लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं. देखो उसने बोल दिया ना कि इन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है क्योंकि मैनेजमेंट ने ट्राई किया है कि वो यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिसीव कर सके. तो आपने इसको ऐसे समरी में बता दिया जैसे इन्होंने बताया था जैनब ने. हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि सेलिंग द गुड्स, सेलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स एट पीरियड एंड and return of which have been subsequently made indicates this is a fraud due to the fraudulent financial reporting. यही बात हो गई. क्लियर है. तो कनेक्ट करना है आपने, पर चाहे तरीका कोई भी हो.
पर ऐसा नहीं है कि वर्डिंग्स चेंज हो जाए, वर्डिंग्स आपकी कोई भी होंगी, मतलब एक होना चाहिए, सही है। तो आपके वाले और ये वाले मैच भी होते हैं, सही है। अच्छा आखिरी, ड्यूरिंग द ईयर ASPL परचेज अ मशीन ऑफ ₹25 million, सही है। द पेमेंट वाउचर इज ड्यूली सपोर्टेड बाय द इनवॉइस फ्रॉम द सप्लायर। 25 मिलियन की एक हमने मशीन परचेज की है, लिखा हुआ है यहाँ पे, और पेमेंट वाउचर जो हमने पेमेंट की है उस पर इनवॉइस भी चिपकी हुई है कि इनवॉइस आई है। अब तक तो मामला सही है। आगे, हाउएवर द फिक्स एसेट शेड्यूल प्रोवाइडेड, ये फिक्स एसेट शेड्यूल क्या है? रजिस्टर, जिसके अंदर ब्रेकअप आ रहा होता है, एक एक एसेट अलग अलग आ रहा होता है, क्योंकि फाइनेंशियल में तो सब मिलके आता है ना। मैंने आपको फिल्टर भी लगा के बताया था कि भाई सम टोटल एडिशन आ रही होती है। खैर आगे हमने कहा हाउएवर द फिक्स एसेट शेड्यूल प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट शोज द अमाउंट कैपिटलाइज एट ₹2.5 million, यानी उसने क्या किया, ट्रस्टी ने 2.5 मिलियन से पीपी को डेबिट किया और कैश को कितने से क्रेडिट किया? 25 से। आगे, डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज ऑन दिस अमाउंट 2.5 पे। द डिफरेंस ऑफ 22.5 मिलियन इज अपीयरिंग इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब देखो गेम क्या की इसने, सुनो, एक तो इसने 25 मिलियन बैंक स्टेटमेंट से निकाल दिए। कहानी सुनो, कहानी सुनो, 25 मिलियन तो बैंक से चले गए क्योंकि चेक काट के दिया होगा ना, ऐसा ही है। पर इसने एंट्री क्या बनाई? पीपी डेबिट कैश क्रेडिट 2.5 से, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट 2.5 से। ऑनलाइन वाले तुम लोगों ने सुनना है, तुम लोगों को इतनी डिटेलिंग कर रहा हूं मैं। 2.5 से पीपी डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, जब हम यूजुअली बैंक बुक को अपनी बैंक स्टेटमेंट से मैच करते हैं तो आइडियली बैलेंस मैच होना चाहिए, अनलेस के अनप्रेजेंटेड अनक्लियर्ड हो। अनप्रेजेंटेड, अच्छा तो आप जरा जाएं इंटरनल कंट्रोल में, कैश एंड बैंक पे। मैंने आपको क्या कहा था, रिकंसिलिएशन बनती है, कंट्रोल होता है ना कि हर मंथ के आखिर में रिकंसिलिएशन बनेगी, वहां से पता लग जाता है। ऐसा तो नहीं है कोई पैसा बाहर हो गया जिसकी एंट्री ना बनी हो, ये कंट्रोल होता है। अगेन भाई, अगर किसी ने फेक चेक साइन करके बैंक से पैसे निकाल दिए तो वो पकड़ में कैसे आएंगे? उसकी एंट्री नहीं बनी होगी। भाई अगर फ्रॉड करना है तो क्या एंट्री बना के फ्रॉड करोगे, बगैर एंट्री बनाए? क्योंकि एंट्री बनाओगे तो पकड़ी जाएगी, नहीं यही बात समझ। तो आपने क्या किया कि भाई बैंक से पैसे निकाल दिए। अच्छा, यहां पे बैंक से पैसे निकल चुके हैं कितने? 25 मिलियन। एंट्री कितने की बनी है? 2.5 मिलियन। चले अब तक की कहानी क्लियर है? 2.5 मिलियन की एंट्री बनी है, 25 मिलियन बैंक से जा चुके हैं। और किसको गए? सप्लायर को। एसेट कितने का खरीदा है? पैसे कितने गए? नशे में एंट्री गलत मार दी है, सही है। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, ये अमाउंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आ रही है, डिटेक्ट हो रही है। मैं आप सबसे ये पूछता हूं, क्या ये फ्रॉड है, एरर है? कैसे पता? एक तो ये सप्लायर की इनवॉइस भी मौजूद है। अच्छा ये मैं बताऊं, ये फ्रॉड कब होता है? जब रिकंसिलिएशन से हट जाता है, वहां पे भी शो, तो क्या फिर ये पकड़ में आता? नहीं। तो अगर ये एरर है तो मतलब ये रिकंसाइल हो रहा है, यानी समझ में आ रही है चीज। अच्छा, वो कहता है कि इसकी इनवॉइस नहीं है, फिर फ्रॉड है, क्योंकि फिर वो कहता है कि भाई जाहिर सी बात है इनवॉइस नहीं है तो मुझे पता ही नहीं कितने का खरीदा है, तो फिर स्टेटमेंट तो फ्रॉड पकड़ा जाता ना। अच्छा, अब मैं ये अब कंक्लूड कर रहे हैं, जानिए तुम सबके लिए, इस केस के अंदर मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि ये एरर है। रीजन बीइंग मेरे पास इनवॉइस है ड्यूली सपोर्टेड बाय, और पेमेंट भी उतनी हुई है जितने की। अच्छा, अगर मैं कहता है बैंक, देखो घुमा सकता है ना एग्जामिनर बोले कि बैंक रिकंसिलिएशन में आ रहा है बट यू डोंट हैव एनी इनवॉइस फॉर दैट एसेट। हमें क्या पता कितने का था? हमें होता कि 15 मिलियन का एसेट होता, 25 मिलियन दे दिए। गेम समझ आई? तो क्या वो लाइन समझ आ रही है बिटवीन दी एरर एंड फ्रॉड? डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है? सही है जी। अच्छा भाई, सर ये रिकंसिलिएशन से कैसे हटेगा बैंक बुक से? अच्छा भाई देखो, अब पता है क्या होगा, एंट्री गलत बनाई हुई है तो रिकंसिलिएशन से कैसे हटेगा? पीपी डेबिट कर देंगे आप 22.5 से और बैंक को क्रेडिट कर देंगे 22 क्योंकि बैंक के पार्ट पे तो गलती नहीं है, नहीं होगा ना, डेबिट क्रेडिट मैच है। सस्पेंस तो तब होता है जब डेबिट क्रेडिट मैच ना हो। क्लियर है? हाँ जानी, ऑनलाइन वालों क्लियर है? जल्दी बताओ। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फ्रॉड का सवाल किस नौयत का आता है। गेम समझ आई? कल मैंने रिकॉर्डिंग देनी है। अच्छा, फिर आपको पता होगा रिकॉर्डिंग किसकी दूंगा? प्रोसीजर्स की। तो इन अ वाइल आप वो लेके चलेंगे, फिर हम परसों की क्लास में फिर फ्रॉड करेंगे। करके नहीं आना, सुकून से यही करेंगे, आप खाली प्रोसीजर देखें, अभी अपने हिसाब से सवाल ही करेंगे, प्रैक्टिस। सही है जी।
आज दे देते हैं चलो.